चलो कहाँ तक पढ़ाया था बेटा ये बता दो। अच्छा BPN बाइंडिंग एनर्जी पर। चलिए बेटा सब लोग ध्यान से देखिएगा और मैं मान के चलूँगा कि आपने सब रिवाइज किया होगा, क्योंकि देखो बेटा पूछने का मतलब होता है मधुमक्खी के हाथ में मतलब मधुमक्खी के होते में हाथ डालना, छत्ते में हाथ डालना। हाँ तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं पूछ लूँ तो मैं खुद ही समझ जाऊँगा कि मैंने जो पढ़ाया था वो बहुत लोगों को आता नहीं है, याद नहीं है। अगर मैं पूछ लूँ बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है तो रहने दो सर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है ये कुछ याद होगा नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ते बच्चों, हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। लिखिए बेटा हेडलाइन बाइंडिंग एनर्जी कर्व। आ जाओ आ जाओ। देखिए बेटा प्लीज़ बातें नहीं करो, ध्यान से सुन लो। देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व में क्या किया गया। यहाँ पर बेटा एक्स एक्सिस पे मास नंबर लिया गया, ए इज़ द मास नंबर, और वाई एक्सिस पे बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिया गया है BPN, जिसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब यहाँ पर सुनिए ध्यान से बेटा, जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन न्यूक्लियाई की BPN को ठीक से कैलकुलेट किया गया, हाइड्रोजन से 1H2 से लेकर के और जितने भी एलिमेंट है सबका BPN कैलकुलेट किया गया। और कैलकुलेट करने के बाद देखिए BPN कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, इसको हम बोलते हैं बेटा BPN, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हर मास नंबर, हर न्यूक्लियस का, हर एलिमेंट का BPN कैलकुलेट करके ग्राफ प्लॉट किया गया। और ये ग्राफ क्या बेटा वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मास नंबर जो है 2 है, 1H2 तो जानते हैं ना, तो 1H2 ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन बोलते हैं जिसको, उसका अपना BPN है। उसके बाद बेटा यहाँ से हीलियम गया, तो हीलियम के लिए ये है, यानी मास नंबर हमने 2 से 4 करा, तो हमने देखा कि ये हीलियम जो है इसका अपना कोई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा। उसके बाद बेटा फिर ये ऐसे आता है, यानी लिथियम किया तो ये नीचे आ गया, यानी हीलियम जो होता है वो अपने पड़ोसी जो एलिमेंट है उनसे BPN ज़्यादा होता है। देखिए ये हीलियम है और ये क्या है, लिथियम। तो यहाँ पर बेटा ये जो हीलियम है वो लिथियम से भी BPN बड़ा है, इसका लिथियम से भी बड़ा इसका BPN है और 1H2 से भी बड़ा है। इसलिए बेटा हीलियम को बोलते हैं कि हीलियम अपने नीवर एलिमेंट से बड़ा BPN होता है। इस तरह से मान लीजिए हम कार्बन पे चले जाते हैं। कार्बन ये है, ये हीलियम है बेटा और ये कार्बन है। तो कार्बन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने नीवर वाले एलिमेंट से इसका BPN अधिक होगा, ठीक है, यानी कार्बन से आगे जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन पे चला जाऊं तो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन में भी यही प्रॉपर्टी पाई गई है, उसका BPN अपने नीवर वाले एलिमेंट से बड़ा होता है। मेरी बात सुनिएगा। तो इस तरह से बेटा, इस तरह से ग्राफ के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, हीलियम कार्बन ऑक्सीजन है, और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट फिर धीरे धीरे BPN बढ़ रहा है बेटा। देखिए BPN बढ़ता जा रहा है, ये मैं BPN ले रहा हूँ। देखिए शुरुआत में तो BPN में इस तरह का फ्लक्चुएशन मिलता है, 2-3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अपने नीवर, ये कुछ एक्सेप्शंस केस कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नीवर एलिमेंट से BPN अधिक है। यानी हम ये सोचते हैं कि मास नंबर बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। हीलियम कार्बन ऑक्सीजन ऐसे कुछ एलिमेंट और पाए गए, एक आध दो छूट जाए तो उससे मतलब नहीं है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो अपने नीवर वाले एलिमेंट से BPN ज़्यादा था। उसके बाद जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता गया उसके बाद फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहा है, ये BPN बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और ये BPN बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मेरी बात सुनना, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा जिससे कि आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न का भी आंसर मिलेगा।
ये A बराबर 56 यानी आयरन, आयरन के केस में BPN सबसे ज़्यादा होता है और ये होता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर सुनिएगा बेटा, और उसके बाद बेटा ये लगभग कांस्टेंट सा रहता है, लगभग कांस्टेंट सा रहता है। यानी देखिए लगभग हम बोलते हैं 30 से A बराबर 30 से A बराबर 170 तक लगभग BPN 8.75 से नीचे हल्का हल्का जाता है। ये कुछ 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज करता है। इट शोज दैट कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जैसे मैंने एक बार 4 लोगों को बुलाया था, उसके बाद बोला था कि 5 हो जाए 6 हो जाए तो एक को निकालने में मुझे उतना ही एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। दैट्स वाई उसमें न्यूक्लियर सैचुरेशन मिलता है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ने से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लगभग एक कांस्टेंट सा होता है, बहुत धीरे धीरे लगभग ऑलमोस्ट बोलते हैं कांस्टेंट होता है। कहाँ से कहाँ? A बराबर 30 से A बराबर 170 तक लगभग ये कांस्टेंट सा होता है। उसके बाद फिर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करने लगेगा और ये पूरा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। मेरी बात सुनिएगा बेटा, कुछ ज़रूरी बातें जिससे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जानते बेटा, अगर किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी अगर मुझे चेक करनी होगी कि बोलेगा जैसे 4-5 न्यूक्लियस है और बोलेगा यार किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम स्टेबिलिटी वैसे तो बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा मतलब न्यूक्लियॉन्स जब पास आए तो अच्छा खासा क्लोज पैकिंग हो, जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतना ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो हम बोलते हैं ज़्यादा क्लोज पैकिंग, स्टेबिलिटी हाई है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, है ना। लेकिन बेटा हम लोग कभी भी स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो ऐसे कई सारे केसेस हमें मिलते हैं जहाँ पर क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी से अगर देखें तो जैसे मान लीजिए X, Y और Z 3 एलिमेंट है और हमें लगेगा Y की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे यार Y इज़ मोर स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल Y है। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तो आएगा उल्टा, गड़बड़ हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, कभी भी हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियन को निकालने में जिसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है उसके बिहाफ से स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यानी कभी कभी ऐसा सवाल आएगा कि Y की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है लेकिन BPN सबसे कम है, तो पता चला Y में आंसर सही आंसर है, Y में स्टेबिलिटी वेरी लो, लेकिन आपको लगता है Y में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी क्योंकि आप बाइंडिंग एनर्जी के आधार पे सोचते हैं। जबकि रियल कंसेप्ट कहता है कभी भी स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के आधार पे चेक करनी है। दैट्स वाई BPN का हम लोगों ने कर्व खींचा है। तो पहले ये सवाल उठता है कि सर टॉपिक लिखा है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो आपको तो बाइंडिंग एनर्जी खींचना चाहिए था, लेकिन आपने कर्व खींचा BPN लेकर के, Y एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिया। तो हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बिहाफ से हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। दैट्स वाई BPN इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बोलो क्लियर? तो इसलिए पहले तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व लिखा लेकिन ग्राफ किसका खींचा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर और मास नंबर का। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात बेटा यहाँ पर ये सुनिएगा कि हम अगर ये फ्लक्चुएशन थोड़ी देर के लिए हटा दें, रफली मान लेते हैं कि नहीं है क्योंकि 3 ही 4 एलिमेंट है जो एक्सेप्शन जैसा है, जिसमें BPN जो अपने नीवर से बड़ा है, नीवर से बड़ा है, तो ये फ्लक्चुएशन अगर छोड़ दे तो कभी कभी सवाल में हमें BPN का ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व कभी कभी ऐसा मिल जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, ऐसा मिल जाएगा तो इसके लिए टेंशन भी नहीं आना, ऐसा करके खींच देगा BPN, ऐसा खींच देगा। तो हम उस केस में बोलेंगे कि सर ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ये ग्राफ है, वो जो 3-4 एलिमेंट का थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन उसको इग्नोर किया है। तो आप देखना बहुत सारे सवाल आप जब बनाओगे इस चैप्टर में, हम लोग बनाएंगे, तो आप देखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ग्राफ ऐसे बना देगा। तो आप बोलेंगे सर आपने तो बनाया ऐसे है, बल्कि NCERT में भी ऐसे ही बनाया है, लेकिन सर क्वेश्चन में ऐसे देता है। तो हम बोलते हैं यार इतने सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें 3-4 एक्सेप्शन है, उन एलिमेंट को छोड़ दो तो लगभग लगता है जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले राइज हुआ, एक मैक्सिमम तक गया। वो मैक्सिमम कौन से मास नंबर पे होगा? तो आयरन के लिए सबसे ज़्यादा होता है, आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होता है। और बोलेगा मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका? तो अब आयरन का ही होता है। और कितना होता है? तो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेटा है बेटा, हमको याद रखना पड़ेगा।
उसके बाद हम बोलते हैं ए बराबर 30 से ए बराबर 30 से, क्योंकि 30 से 56 में बहुत हल्का सा चेंज आता है। हो सकता है मैं ग्राफ में ठीक से ना दिखा पा रहा हूँ, लेकिन 8.75 और यहाँ मान लीजिए 8.71 है, तो ये अंतर जो है बहुत नेग्लिजिबल है। तो लगभग कहा जाता है कि ए बराबर 30 से और ए बराबर 170 तक यह ग्राफ एकदम लगभग कांस्टेंट सा बता रहा है, यानी नॉर्मली बहुत कम चेंज आ रहा बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन में। तो पूछा जाता है थ्योरेटिकल सवाल में कि ग्राफ का इतना पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलते हैं ग्राफ का इतना पोर्शन रिप्रेजेंट करता है कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट द सैचुरेशन कैरेक्टर इन द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ने से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए एनर्जी जितनी चाहिए उस पर खास असर नहीं पड़ रहा। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक? सो दैट्स व्हाई ये फिर बेटा यहाँ पर बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सर ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, हम खींची क्यों रहे सर, हमें क्यों चाहिए ऐसी जानकारी? तो बेटा दरअसल बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक ऐसी क्रांतिकारी ग्राफ था जिससे कि जिन लोगों को फिजन एंड फ्यूज़न के बारे में नहीं पता था, या जो वैज्ञानिक फिजन और फ्यूज़न को देखने वाला था, है ना, उनको बाइंडिंग एनर्जी कर्व से बहुत मदद मिली कि हाँ यार बाइंडिंग एनर्जी कर्व से देखो एकदम क्लियर स्पष्ट है। जैसे देखो बेटा यहाँ पर अगर देखो, सुनना ध्यान से, ए बराबर 30 से ए बराबर 170 तक के बीच के एलिमेंट्स को, जिनका मास नंबर 30 से 170 के बीच में आ रहा है, उसको नाम दिया गया, पहले तो नाम दिया गया मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई। क्या नाम दिया गया? मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई। पहले ये नाम दिया गया, पहले सुनना आराम से, ये कहानी समझो तो बहुत मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। तो ए बराबर 30 से ए बराबर 170 तक को बोला गया मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी बड़ी है, BPN बड़ी है, और सबके लगभग कांस्टेंट से हैं। थोड़ा बहुत अंतर 8.75 8.74 वो नेग्लिजिबल है, लगभग सबके एक जैसे हैं। इसको बोला गया मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है जिसका बाइंडिंग एनर्जी ये कही है, जैसे यूरेनियम है, ठीक है ना, तो यूरेनियम क्या होता है बेटा? एक हैवी है, हैवी न्यूक्लियस है। इसका मास नंबर बहुत सारा होता है, जैसे कि 293 294 ऐसे करके होता है ना। तो ये बोला गया कि अगर हम यूरेनियम को स्प्लिट कर दें, यूरेनियम को स्प्लिट कर दें, सोचिए बेटा ध्यान से सोचिए, यूरेनियम को स्प्लिट कर दें और स्प्लिट करके मिडिल वेट के दो न्यूक्लियाई बन जाएं। जैसे ये दो हिस्सों में टूटे और वो जो दोनों न्यूक्लियस हैं, दोनों न्यूक्लियाई वो मिडिल वेट के न्यूक्लियाई में लाई करें, जैसे एक यहाँ और एक यहाँ, तो हम बोलेंगे BPN बढ़ गया, और BPN बढ़ गया तो हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। तो सोचो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, उसका उस रिएक्शन में एनर्जी निकली है। सोच के देखो, मुझे 40 लाख की ज़रूरत थी और शाम तक आते आते 41 लाख की ज़रूरत हो गई, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई मेरी, इसका एनर्जी रिलीज हुई। तो क्या होता है कि जब मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई बनते टूट करके, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गए, जिससे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई प्रोडक्ट की, और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, इसका एनर्जी रिलीज होती है। और कैलकुलेट किया गया तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मतलब यूरेनियम को तोड़ा गया तो यहाँ पर जो दो मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई बने उसमें ट्रिमेंडस, यानी एक यूरेनियम टूटने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। तब जाकर लोग समझ में आ गया भाई ये तो ग्राफ कोई मामूली ग्राफ नहीं है कि आप पढ़ लिए और बात खत्म हो गई। नहीं भाई, इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि अगर, अब सोचो ना, इस ग्राफ ने कंसेप्ट नहीं दिया क्या कि अगर हैवी न्यूक्लियस को तोड़ के ऐसा कुछ बना दे, ऐसा कुछ बना दे, कितना मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए चैडविक से संपर्क किया गया, चैडविक को पकड़ के खींच के लाया गया कि कहाँ बे तूने न्यूट्रॉन खोजा, जल बता। चैडविक से न्यूट्रॉन के बारे में खूब अच्छे से गहन अध्ययन करा गया, चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। फिर उसके बाद ओटो हान बोला यस वी हैव सम एन आइडिया। बोला अच्छा कौन सा आइडिया? बोला यार सिंपल बात है, किसी यूरेनियम पर ना चैडविक जो न्यूट्रॉन बोल रहा है उस न्यूट्रॉन को, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करा दो। फिर देखो तमाशा, ये ओटो हान ने अपने लैब में खोज के निकाला था। तो सोचो कितना खतरनाक काम हुआ था कि यूरेनियम पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक कराया, और जो मज़ा आया वो आया न्यूक्लियर वीपन और न्यूक्लियर रिएक्टर के फॉर्म में। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। तो कितना बढ़िया चीज़ इस ग्राफ ने कंसेप्ट बताया। फिर फ्यूज़न की खोज, ये फ्यूज़न था और फ्यूज़न की खोज हुई, फ्यूज़न में जुड़ते हैं
और बोला गया अच्छा ऐसा करो ना कि इधर के 2 लाइटर न्यूक्लियाई को जोड़ के मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई बना दो, या कम से कम ऊपर वाला बना दो, इतना नीचे नहीं, यहाँ तक ना पहुँच पाए तो यहाँ तक तो बना दो। तो कहा गया कि 2 हाइड्रोजन मिलके जब हीलियम बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन मिलके जब हीलियम बनाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और देखिए हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो 2 मिलकर के जब बड़ा वाला एनर्जी बनाते हैं, BPN में ज़्यादा आता है उसका, तो फिर से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। बात समझ में आया? तो यहाँ से फ्यूजन और फ्यूजन के कंसेप्ट मिलते हैं। दैट्स वाई दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। ये ग्राफ बनाई बेटा, मैं स्टार मार्क लिखवा देता हूँ। शांति शांति। ओहो, बैलो बात ना करो, आराम से। शांत। ए भाई, कल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने BPN पे कुछ बोला था। BPN इज़ एन इमेजिनरी कंसेप्ट। ऑन एन एवरेज पहले न्यूक्लियन को निकालने में इतनी एनर्जी हम लोग बोलते हैं खर्च होगी। एक को निकालने के बाद जब दूसरा निकालने जाएंगे तो इतनी एनर्जी कम या ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। BPN एक एवरेज एनर्जी है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है बस। एक्चुअली में रियल प्रैक्टिस में अगर मैं बोलूं कि BPN किसी का है 8.75, तो ऐसा है, ये मत समझना एक न्यूक्लियन निकाला 8.75, फिर दूसरे को निकाला 8.75, फिर तीसरे को निकाला 8 ना, ये ऑन एन एवरेज है। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी से आगरा से मथुरा जाते हैं, हम बोलते हैं यार कांस्टेंट एवरेज स्पीड है 50, तो क्या रियलिटी में 50 मिलता है? कहीं पे ज़्यादा भी हो जाता है, कहीं पर कम भी हो जाता है। किसी न्यूक्लियन को निकालने में 8.75, किसी को निकालने में 8.8, किसी को निकालने में 8.4 ही लगेगा। तो हम जो बोलते हैं ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। और ये 8.75 कब आपको बताना है? जब पहला न्यूक्लियन निकालेंगे तो आपको 8.75 मिलेगा, दूसरा निकालेंगे तो नहीं मिलेगा। ये इतना याद रखना बेटा। ये एक्चुअली इनके जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो बेसिकली क्या होता है कि आप ये बताओ यहाँ से यहाँ तक तो सब ठीक है, कांस्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। लेकिन क्या होता है, जैसे कार्बन है तो कार्बन के न्यूक्लियस में हम बोलते हैं 12 लोग हैं, ठीक है। अब कार्बन से पहले किसका आता है? 5 किसका आता है एटॉमिक नंबर? बोरॉन का। अब बोरॉन है, और सुनिए एक मिनट, और कार्बन के बाद किसका होता है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है तो सोचिए कार्बन है, ये बोरॉन है और ये नाइट्रोजन है। सुनिएगा प्लीज़, ज़रा प्लीज़ सुन लीजिए। तो बेसिकली क्या होता है कि कार्बन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 12 है। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 14 है, इसमें 14 लोग हैं, इसमें 12 लोग हैं, और इसमें कितने हैं? 10 मान लो, 10 मान लो। तो बेसिकली क्या होता है कि कार्बन के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी बात रही होगी कि उसके एक न्यूक्लियॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन एंड विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। अब ये मैंने बोला एक्सेप्शंस है, यानी आप ये उम्मीद मेरे से मत करिएगा कि अब न्यूक्लियस के अंदर घुस के स्ट्रक्चर समझाएंगे क्या सर।
तो ये हम नहीं करेंगे, ये हमारे रेंज के बाहर है, हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। हमें केवल ये एक्सेप्शंस याद रखने हैं कि कार्बन का उसके पड़ोसी से BPN ज़्यादा है। रहा होगा कुछ न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही दो लोग फोर्स लगते हैं ना, तीसरा तो कोई फोर्स होता नहीं है। यही दो फोर्स की वजह से हो सकता है कुछ ज़्यादा ही क्लोजली पैक्ड होंगे, है ना। बट एक बात और बताता हूँ, जरा बुकलेट देना मेडिकल वाली, मेडिकल वाली MF बैच देना। अब जैसे देखिए, अब एक सवाल है यहाँ पे, प्लीज़ सुनिए। तो जो मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पूरा पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको आपके नीट के सिलेबस या जेई के सिलेबस तक में एक भी सवाल में कन्फ्यूजन नहीं लगा। सब पता है सर, सब पता है। अगर थ्योरी किसी ने ठीक से आपका सुन लिया तो सब पता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे देखिए, एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें कि आप खुद बोलेंगे हाँ सर ये BPN से ही चेक होता है। अच्छा देखिए, भाई भाई मिल जा भाई, भाई भाई। हाँ देखिए, अब जैसे क्वेश्चन है बेटा, ये ग्राफ बना लिया, मिटा दूँ? देखिए, अब एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। द बाइंडिंग एनर्जी, सुनिए सुनिए सुनिए, द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ न्यूक्लियाई, बेटा प्लीज सुनिएगा ध्यान से। द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ न्यूक्लियाई 2He4, फिर सुनिएगा 3Li7, 612, 714 are 28, 52, 90 and 98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। एक मिनट सुनिएगा, रिस्पेक्टिवली। अब बेटा, विच ऑफ दिस इज मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ दिस इज मोस्ट स्टेबल। अच्छा बताइए, इस क्वेश्चन में कोई बोलेगा सर बाइंडिंग एनर्जी के आधार पे देखें तो नाइट्रोजन मोस्ट स्टेबल है 98। खा जाते हैं ना लोग धोखा, इसी में धोखा होता है। हमें कैसे चेक करना है? BPN से चेक करना है। अब हम BPN सब का सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग हीलियम का BPN निकालेंगे। BPN ऑफ हीलियम, बताओ बेटा BPN हीलियम का कैसे लिखेंगे? तो BPN हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 28 और अपॉन मास नंबर कितना? 4, कितना आएगा? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, BPN ऑफ, ये तो हीलियम का था। अब एक बात बताइए, BPN ऑफ लिथियम, बताइए BPN ऑफ Li कितना होगा? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर, 52 अपॉन 7, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7.3, 7 4 जा 28। देखिए 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। BPN ऑफ किसका? कार्बन, जल्दी बताइए। 90 अपॉन 12, कार्बन का मास नंबर 12 कितना आएगा? 12 8 12 96, 12 7 जा, हाँ 84 6, 7.5। अच्छा बेटा, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। BPN ऑफ नाइट्रोजन, BPN ऑफ नाइट्रोजन बोले कितना आएगा? 98 अपॉन 14, टोटल 7 बार में कट जाएगा। अब मुझे बताइए, आप देख रहे हैं कौन ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है? कार्बन। कार्बन इज द मोस्ट स्टेबल। कार्बन देख रहे हैं अपने नीवर से भी बड़ा है। देखिए नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के तुरंत बाद ही तो आता है, लेकिन नाइट्रोजन का कम है और कार्बन का ज़्यादा हो गया। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है बेटा, ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द रिसर्च। ये अपने उन्होंने बताया, डेटा ऐसा होता है भाई।
हमें बस अभी आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ होता है। देखिए कार्बन का आ गया ना बड़ा, नाइट्रोजन से बड़ा हो गया। क्यों का जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी है ही ऐसी इसकी, BPN है ही इसका ऐसा। इसमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं पढ़ना है कि अंदर घुस के स्ट्रक्चर बताओ कैसा था। ठीक है, मिटा दें इसको, क्या नोट कर रहे हैं तो जल्दी नोट कर ले। अगर हालांकि अभी थ्योरी वो पूरा नहीं हुआ, अभी तो ग्राफ बनाया आपने, स्टार मार के उसको लिखिए पहले, स्टार मार के ग्राफ के नीचे लिखिए पहले, स्टार मार के ग्राफ के नीचे लिखिए। ये वाला बना लिया बेटा, स्टार मार के पहली बात लिखिए, स्टार मार के अगली बात लिखिएगा फॉर A बराबर 56, फॉर A बराबर 56 the BPN will be maximum, the BPN will be maximum and equal to 8.75 MeV and equal to 8.75 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर लिखिए स्टार मार के अगली बात, हाँ लिखिएगा we get almost constant binding energy, almost constant BPN, we get almost constant BPN for the range A बराबर 32, A बराबर 170, ऑलमोस्ट कांस्टेंट BPN फॉर द रेंज A बराबर 32, A बराबर 170, which represents that nuclear force is a short range force, which represents that nuclear force is a short range force, short range force। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व समझ में आया बच्चों? और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया? मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, वो तो बहुत आसान है, कहानी कुछ नहीं। हेडलाइन दिखेगा बेटा, क्यू वैल्यू। हाँ बोलो। वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से बेटा सब। लिखिएगा, ए चाचा लिखिए क्यू वैल्यू। अच्छा बेटा देखिए, हमें बार बार, शांत रहो, हमें बार बार क्वेश्चन में इस बात की चर्चा मिलेगी कि फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। इधर सुनिए, हमें बार बार बात करनी होगी क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं क्यू वैल्यू क्या है। दरअसल क्या होता है बेटा, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे फिजन हो, चाहे फ्यूज़न हो, या सिंपली न्यूक्लियर रिएक्शन हो, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि A प्लस B मिलके C प्लस D बना, लेट अस सपोज, डोंट वरी, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। मुंडी पर करना, याद रखिएगा बेटा, हर रिएक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा। जैसे कोलिजन में एक बॉडी है, दूसरा बॉडी टकराया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, लाइक दिस। यहाँ भी ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बिल्कुल कंजर्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्वेशन के भी हिसाब से देखेंगे, एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्यू वैल्यू क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्यू वैल्यू का मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी या जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं उसे? क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू में भी पॉजिटिव, में भी जीरो, में भी नेगेटिव। क्यू वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अच्छा सुनिए ध्यान से, अगर मुझसे कहे चलो भाई इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू निकालो, ऑलवेज क्या करना है, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कैसे सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट है सबका मास जोड़ देना है, इंटू सी स्क्वायर करना है, इससे रिएक्टेंट की एनर्जी मिल जाएगी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट का मास जोड़ना है और इंटू सी स्क्वायर करना है, तो इससे हमें जो डिफरेंस आएगा वो क्यू वैल्यू आएगा। मैं जैसे कहूँ, लेट अस सपोज बेटा एक बॉम्ब है और ये रेस्ट में है, ठीक है बेटा, ये विस्फोट हुआ तो दो फ्रैगमेंट में बटा, ये और ये,
या जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, ये दो हिस्सों में फिजन हुआ और दो हिस्सों में बट गया। अगर मुझसे कहेगा क्यू वैल्यू बताइए, तो हम बोलेंगे यार इसका मास मान लीजिए 10 kg आया, और जो फ्रैगमेंट है उनके मास को देखेंगे। इसका मास है मान लीजिए 5 kg और इसका मास है 4.9 kg। तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा रिएक्टेंट का मास तो 10 kg है, अब प्रोडक्ट का मास जोड़ के कितना आएगा 9.9। तो बोलेंगे यार 10 kg था और प्रोडक्ट का मास 9.9 kg, 0.1 kg का चेंज हो गया। वो चेंज कहाँ गया, तो बोलेंगे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बोलेगा यहाँ पर कि जो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो किस फॉर्म में आ रहा है, तो हम बोलेंगे देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो जो क्यू वैल्यू होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सम पार्ट आएगा, बल्कि मैक्सिमम पार्ट तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। हो सकता है कुछ फोटोन निकले, हो सकता है कुछ हीट वाले वेव निकले। तो यहाँ पर बेटा हमें जो नीट के अंदर पढ़ना है या जेई के अंदर पढ़ना, उसमें ये देखिए हमें जो क्यू वैल्यू होगा वो ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। जैसे मैं बोलूँ 0.1 kg इंटू सी स्क्वायर करेंगे, उससे जो एनर्जी आएगी मान लीजिए 100 जूल आया, तो 100 जूल में बोलेंगे इनका और इनका काइनेटिक एनर्जी जोड़ो 100 जूल आएगा एग्जैक्टली। बोलो क्लियर हुआ। तो क्यू वैल्यू का मतलब ये है, क्यू वैल्यू जब भी क्वेश्चन में कहे तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट का मास इंटू सी स्क्वायर, यानी रिएक्टेंट में मास है, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, यानी मास की वजह से एनर्जी निकल गया। प्रोडक्ट में मास और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो तो प्रोडक्ट की एनर्जी निकल गई, घटा देंगे तो वी हैव द क्यू वैल्यू। बोलो क्लियर हो गया। यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आप ये बोल सकते हैं रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इंटू सी स्क्वायर। इससे मुझे रुक जाइए, इससे मुझे क्यू वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, क्यू वैल्यू निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन बनाने गए, आपको ऐसा रिएक्शन दे दिया, आप बोले अरे अच्छा मास दिखाओ भाई, मास कितना है। आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं ना, तो ए का मास पता, ना बी का मास पता, ना सी का मास पता, ना डी का मास पता, तो और पूछा गया क्यू वैल्यू फाइंड करो। तो उस केस में बेटा बाइंडिंग एनर्जी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? अगर बाइंडिंग एनर्जी दी गई है और मुझसे कहे क्यू वैल्यू निकालो, तो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे सर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी आगे माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी पीछे, इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्यू वैल्यू होगा। जैसे अभी मुझे 40 लाख की ज़रूरत थी और दोस्त से मिलने गया, शाम को आया, पता चला मेरे पास जो 10 लाख उसमें 1 लाख और खर्च हो गए, अब मुझे 41 लाख की ज़रूरत है ना। तो 41 में से 40 हटाएंगे तो 1 लाख एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज़ क्यू वैल्यू। बोलो बात समझ में आया। बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करेगा तो प्रोडक्ट का आगे रिएक्टेंट का पीछे, इससे हमें क्यू वैल्यू मिलेगा। मास दिया जाएगा तो रिएक्टेंट का मास आगे प्रोडक्ट का मास पीछे इंटू सी स्क्वायर करना है। तो बोलो समझ में आया क्यू वैल्यू। और बेटा हमारे पास जितने भी सवाल मिलेंगे उसमें क्यू वैल्यू किस रूप में अपीयर होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, इसमें जो हल्का पार्टिकल, जैसे मान लो बम विस्फोट हुआ, बम एक्सप्लोजन हुआ, एक छोटा पार्टिकल और हैवी पार्टिकल, तो जो छोटा पार्टिकल होगा ना वो ज़्यादा एनर्जी शेयर करेगा, ज़्यादा एनर्जी रखेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, यूरेनियम एक्सप्लोड करता है ना, तो 2 बनते, क्रिप्टन और बेरियम, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते। वो छुटकी जो 3 न्यूट्रॉन निकलता है ना, वो सबसे ज़्यादा गोली की रफ्तार से निकलता है, शटाक से निकलेगा भाई साहब। ये 2 बेचारे रास्ते में ही है, वो शटाक निकलते हैं। यानी मैक्सिमम जो क्यू वैल्यू है उसमें सबका सब काइनेटिक एनर्जी में आना है, उसमें ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी कौन कैरी करता है? वो छोटे जो छुटकी पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरी एनर्जी खींच लेते हैं। बोलो बात समझ में आई? पहुँचो, शांत। मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम एनर्जी सब कंजर्व होंगे आराम से। बोलो क्यू वैल्यू समझ में आया बच्चों? आज के बाद घबराओगे तो नहीं ना? एक क्यू वैल्यू पे क्वेश्चन कराया जाए। हाँ बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। थप्पड़ मारूंगा रे बैल।
बेटा इसमें मज़ेदार सवाल है, आइए एक सवाल बना, शांत रहो बेटा। हाँ, अगर Q वैल्यू पॉजिटिव आई तो क्या समझेंगे, एनर्जी, उसको बोलते हैं ऑब्वियसली। अरे भाई प्रोडक्ट की एनर्जी बड़ी है, सॉरी छोटी है, और रिएक्टेंट की एनर्जी बड़ी है, ऑब्वियसली एनर्जी निकलेगी। नहीं आया, लिख लो प्यारे बहनों, बाद में बोलोगे सर ने बताया नहीं था। लिखिएगा फॉर एक्सोथर्मिक Q वैल्यू इज पॉजिटिव, लिख लो फॉर एक्सोथर्मिक Q वैल्यू इज पॉजिटिव, फॉर एक्सोथर्मिक Q वैल्यू इज पॉजिटिव। बेटा ये इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, एक एक पॉइंट में क्रिस्टल क्लियर करता जा रहा हूँ, और रह गए ना तो रह गए फिर। फॉर एक्सोथर्मिक Q वैल्यू इज पॉजिटिव, लाइन चेंज करके फॉर एंडोथर्मिक Q वैल्यू इज नेगेटिव। ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन है कंसीडर द, सुनिए बात नहीं करो भाई, कंसीडर द न्यूक्लियर रिएक्शन, प्लीज कंसीडर द न्यूक्लियर रिएक्शन X200 which converts into A110 plus B90। प्लीज बातें ना करो, शांत रहो। बोला if BPN for X, A and B are 7.5 mega electron volt, 8.2 mega electron volt and 8.2 MeV रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन बोला व्हाट इज द Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द Q वैल्यू मतलब कितना एनर्जी रिलीज हुआ, व्हाट इज द Q वैल्यू। चलिए पहले आप अटेम्प्ट करेंगे या मैं शुरू हो जाऊं, करिए अटेम्प्ट करिए। Q वैल्यू मतलब एनर्जी रिलीज, बनाओ, वो सो गई, बढ़िया है बेटा। अच्छा बनाओ, बोलो सर 9 पॉइंट, नब्बे है, 9 पॉइंट कुछ तुम बता रहे थे। कितना 9 पॉइंट समथिंग। हाँ 160, क्या बात कर रहे हो, 160 तो सही आ रहा है, 160 ही है। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे बनेगा। वो तो मुझे मालूम था, वो तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि यहाँ पर खतरनाक प्राणियों का समूह। चलिए बाइंडिंग एनर्जी पहले रिएक्टेंट का निकालते हैं। रिएक्टेंट में कौन है, X। अच्छा देखिए इसमें X की BPN कितनी देगी, 7.4। अब मान के चल रहा है एक न्यूक्लियन को 7.4, तो 200 न्यूक्लियन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.4 इंटू, ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन सही आता है BPN से, 7.4 इंटू 200, 0 से डेसिमल कट गया, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 1480 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा चलिए बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का, भैया प्रोडक्ट में दो लोग हैं, इसका देखो 110 इंटू, इसका BPN कितना 8.2, तो 110 इंटू 8.2 प्लस, फिर इसका देखो 90 है ना,
तो 90 इंटू 8.2, 8.2 कॉमन ले लें। हाँ बोलो बेटा। अच्छा मिठाई खिलाने आई है, कॉन्ग्रेट्स। कहाँ मिला? अबे हैप्पी बर्थडे नहीं है बे, डॉक्टर बन गए लोग, एडमिशन हो गया इन लोग का मेडिकल कॉलेज में। कौन सा हो गया? कौन सा कॉलेज? फिरोजाबाद। अरे सेम। तो भैया मुंह मीठा तो हमारा नहीं, तुम लोग का होना चाहिए। हाँ तो भाई डॉक्टर साहब मैं ये ले लेता हूँ, है ना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छा हमारे यहाँ बैलों की फौज तो पड़ी रही है, इन्हें कोई आइडिया नहीं है। वो कोई भी चॉकलेट देने या मिठाई, उनको लगता है बर्थडे होगा। फिरोजाबाद में एक मेडिकल कॉलेज है, फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज है, वहीं मिला है। और ये बड़ी अच्छी बात है, इसी बार इन्होंने सेलेक्ट हुए और उसके बाद इनको मेडिकल कॉलेज मिल गया, कैरियर शुरू। बढ़िया, शानदार। हाँ आईआईटी का आया तो था निपुण। शांत, आईआईटी में तो निपुण आया तो था, उसकी आई थी कुछ नहीं, अरे रुक जा, 11-12 हज़ार रैंक है उसकी, 8-10 हज़ार रैंक, कुछ 11-12 हज़ार के आसपास है। और कैटेगरी रैंक आकर के उसका फिर अच्छा हो गया था। हाँ वो फिर अच्छा रैंक आ गया था। जनरल ऑल इंडिया रैंकिंग उसकी 10,000 के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी आईआईटी की बात अलग है। आईआईटी में सिलेक्शन के लिए खोपड़ी बहुत तेज चाहिए भाई। आईआईटी के सिलेक्शन के लिए खोपड़ी थोड़ा सा मज़ेदार चाहिए, तब जाके मामला बनता है आईआईटी के अंदर। और मेडिकल में भी यही है, मेडिकल में भी यही है, इतना आसान भी नहीं है। दिलासा दे रहा हूँ, अगर मैं आईआईटी की तारीफ कर रहा हूँ तो मेडिकल लगा अच्छा, कॉपी पटक क्या अच्छा था तुम्हारा, हो गया, अब हम चले। तुम ढूंढ लो आईआईटी वाले कैंडिडेट्स। अच्छा सुनिए, देखिए 8.2 कॉमन, शांत 8.2 कॉमन लिया इंटू 200। अच्छा काटा पीटी शुरू करूँ ना? यस। अब इसमें बेटा Q वैल्यू होगा, बताओ किसमें से किसको घटाएं? प्रोडक्ट माइनस, भाई जरा होश में रहना, पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ना बाहर चले जाओ। तो 1640 में से 1480 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बेटा? 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा फील हुआ कि कैसे बनता क्वेश्चन? अच्छा बताओ 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा? 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस फॉर्म में मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? ये जो एनर्जी मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। बोलो क्लियर हुआ? कोई डर वर तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और आपको कुछ आ नहीं रहा है? बेटा प्लीज़ चलिए ठीक है, एक आध सवाल और कराया जाए अगर कहो तो। हाँ चलो लिखिए रेडियो एक्टिविटी, लिखिए रेडियो एक्टिविटी। चाचा आराम से, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी सुनिए,
सुनिए सुनिए, रेडियो एक्टिविटी बेटा सबसे पहली बात समझ लीजिए कि जैसे यूरेनियम है, जिस साइंटिस्ट ने करा उसका नाम मुझे नहीं पता, तो पता नहीं जो भी नाम होगा, उन्होंने क्या करा, लैब के अंदर उन्होंने एक ग्लास प्लेट को ठीक से कवर कर दिया ताकि उस पर लाइट न गिर सके, और वो एक्सपेरिमेंट के दौरान देखते थे कि बार बार वो फोटोग्राफिक प्लेट, ग्लास प्लेट बार बार अफेक्ट हो रहा था। बोला यार मैंने तो कोई स्टिमुलेट करा नहीं, स्टिमुलेट का मतलब मैंने एक्सरे प्रोड्यूस तो करा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आया, धाड़ से मारा, उसको छेड़ दिया, बिल्कुल परेशान कर दिया, हिला के रख दिया, एक्सरे प्रोड्यूस हो गया। हमने स्टिमुलेट तो करा नहीं, कुछ भी नहीं करा। पास में एक एलिमेंट रखा हुआ है और उन्होंने रख के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनकी नज़र फोटोग्राफिक प्लेट पर गई। फिर एक नया फोटोग्राफिक प्लेट लेके आ गया, ख़राब कर दिया यार, पता नहीं क्या है। फिर नया फोटोग्राफिक प्लेट लेके आया, फिर उसको कवर कर दे कि लाइट वाइट गिरे नहीं, ताकि मेरा फोटोग्राफिक प्लेट मैं आगे इसका यूज़ कर सकूं। वो फिर कवर करें और रखें तो फिर वो थोड़ी देर में अफेक्ट हो जाए। बोले यार मैं परेशान हो गया, मैं बल्ब जो लाइट जल रही है उससे मैंने कवर कर दिया था कि लाइट उस पर न गिर सके, मैं एक्सरे प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रेडिएशन भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, फिर पता नहीं क्यों अफेक्ट हो रहा है। काफ़ी खोजबीन के बाद उनको पता चला कि पास में तुमने यूरेनियम न्यूक्लियस रखा हुआ था, यूरेनियम का एलिमेंट रखा हुआ था, और उनको पता ही नहीं पड़ा कि यूरेनियम से रेडिएशन निकल रहा है। बाद में खोजबीन में पता चला भाई यूरेनियम है वो जिससे रेडिएशन निकल रहा, वो कम वक्त फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रहा है। बाद में उस साइंटिस्ट पर भी रेडिएशन गिरा होगा, और रेडिएशन गिरा होगा तो उनकी तबीयत खराब हुई होगी, तो उनका भी रायता फैल गया। ठीक है, इस तरह से एक तो पहले रेडियो एक्टिव के बारे में जानकारी मिली कि यूरेनियम जैसा न्यूक्लियस रेडिएशन निकालता रहता है, वो दिखता थोड़ी ना है, रेडिएशन निकालता है, और फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रहा था। फिर बोला अच्छा रही तो इसमें तो कुछ है। उसके बाद यूरेनियम से जो रेडिएशन निकलता उससे कई गुना ज़्यादा, लगभग 10 गुना ज़्यादा बैकरल, हेनरी बैकरल उन्होंने खोजा। क्यूरी ने पहला खोजा रेडियम, और रेडियम खोजने के बाद उन्होंने बताया था कि देखो ये ऐसा एलिमेंट है जो 10 गुना ज़्यादा रेडिएशन निकालता है, यानी इट इज़ मोर डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर बेटा मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए जो मैं समझा रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी का कारण ढूंढा गया, वाई न्यूक्लियस सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। पहली बात तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, द एलिमेंट Z greater than 82 are found to be radioactive। बेटा प्लीज सुनिए ध्यान से, कंसेप्ट क्लियर करिए। आर फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। अब ये चैप्टर बचा नहीं है, कल कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सिंपल है भाई, सुनो पहले ध्यान से। फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। अब यहां पर बेटा बोला यार रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं? सोचो जिस टाइम पे ये चीज़ें सोची जा रही होंगी, बहुत कम रिसोर्सेज थे हमारे पास, बहुत कम हमारे पास थे अवेलेबिलिटी, जानकारियों का बहुत अभाव था। उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी निकाल के लाई गई कि देखिए एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ऐसा मोटा मोटा मैं मान के चलता हूँ। बोला देखिए जितने भी स्टेबल हैं, यानी जितने भी स्टेबल निकले हैं 82 से कम वाले, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो पता लगाया गया। N/Z रेशियो जिसको बोलते हैं, अभी लिखना नहीं, पहले सुनना, N/Z रेशियो। बोला देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होने से क्या होता है, सुनिएगा जरा सा, फील करा रहा हूं मैं आपको। एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन रिपल्सिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और न्यूट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो लगता नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है तो प्रोटॉन कैसे रिपल्सिव, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस रहता है तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस स्टेबल है, न्यूक्लियस स्टेबल है। बढ़िया, जो स्टेबल हैं उनमें N/Z की रेशियो जो वैरी करती है वो 1 से लेकर के 1.4 तक वैरी करती है। ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टेबल हैं उनमें देखा गया कि N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो
1 और 1.4 तक मिला है। अब इसमें यहाँ पर जब भी मैं बोलता हूँ बच्चों को, तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक कन्फ्यूज़न सोचता है और एक कंसेप्ट सोचता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है, अब मैं आपसे बोलूँ कि सर चलिए सर C12 है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखिए। मैं कहा बेटा देख ले न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, चलो भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखें, N/Z। आप बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 6, प्रोटॉन इज 6, फाइन। आप बोलेंगे सर दिस इज स्टेबल, बोले यस स्टेबल है। N/Z देखो ये रेंज है, इतने रेंज में आ रहा है। अच्छा सर आइए C13 देखें, जबकि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं रेडियो एक्टिव, जबकि कार्बन के आइसोटोप होते हैं रेडियो एक्टिव, रेडिएशन निकलते हैं इनसे। अब यहाँ पर देखिए जरा N/Z रेशियो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 आएगा और एटॉमिक नंबर 6, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1.4 से कम आएगा, 1.4 से कम आएगा। तो लोग बोलेंगे सर देखो आपने बोला था ना N/Z रेशियो 1 से 1.4 के बीच में होना चाहिए तो स्टेबल होगा। तो सर देखो ये 1 और 1.4 के बीच में आ रहा है सर ये स्टेबल क्यों नहीं है सर? आपने तो बोला स्टेबल होना चाहिए। मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं बोला मैंने जो बोला वो सही मतलब तो आपने समझा ही नहीं। मैंने तो ये बोला जो स्टेबल हैं उनमें N/Z 1 से 1.4 के बीच में मिलेगा, लेकिन जो न्यूक्लियाई जिनके अंदर N/Z 1 और 1.4 के बीच में, वो जरूरी नहीं कि वो स्टेबल हो। नहीं आया। मैंने बोला जो स्टेबल हैं, जो स्टेबल पाए गए उनमें N/Z 1 से 1.4 के बीच में मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एलिमेंट 1 और 1.4 के बीच में N/Z आएगा वो स्टेबल होगा ना। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला ये ऐसा होगा। नहीं आया समझ में? मतलब समझ में आई? जैसे क्या हुआ मैं बताता हूँ, ये कन्फ्यूज़न मेरा हुआ था, बाकी मैंने देखा अच्छा आम जनता भी सब परेशान होती है। मैं अपने आप को अंदर से बहुत बड़ा बैल मानता हूँ। जब मैंने पढ़ा पहली बार तो मैंने पढ़ा तो मैं ऐसा ही कुछ समझ लिया, मैंने कहा ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने यही सब एग्जाम्पल निकाला। मैंने कहा इसमें तो यार 1 से 1.4 के बीच में आ रहा है, फिर भी स्टेबल नहीं है। बोलता है रेडियो एक्टिव C13 कार्बो डेटिंग में यूज़ करते हैं, कम वक्त इसको कार्बो डेटिंग में यूज़ कर रहे हैं उम्र पता करने के लिए। तो कार्बो डेटिंग में यूज़ कर रहे हैं तो वो C14 C13 को ये देखते रहते हैं। तो हम बोलते भाई रेडियो एक्टिव कब से होने लगे भाई? 1 से 1.4 के बीच में तो बढ़िया स्टेबल है, काय का रेडिएशन निकालेगा? तो मेरे को शुरुआत में बहुत गजब कन्फ्यूज़न हुआ। तो 2-4 बार जब किताब को आप पढ़ते हैं, 2-4 बार किताब को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज का निचोड़ मैंने निकाला, कम वक्त ये है। फिर मैंने सर से डिस्कस करा, मैंने कहा सर जो मैं समझ रहा हूँ क्या वो सही है? तब सर ने भी मुहर लगा दिया कि यस तुम ठीक समझ रहे हो। फिर मैंने बोला सर कि पहली बार मुझे कन्फ्यूजन हो गया, मुझे लगा 1 से 1.4 इज़ द स्टेबिलिटी रीजन है, इसके बीच में जिसका भी N/Z रेशियो आएगा वो सब कांस्टेंट सब स्टेबल होगा। तब मैं कंफ्यूज था। जब मैंने सही बात बताया तो सर ने बोला यस यू आर गुड, आप सही हो। मैंने बोला सर जो स्टेबल है उनके लिए N/Z 1 से 1.4 के बीच में है ना? तो उन्होंने कहा हाँ सही बोल रहे हो। बोलो क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? आप लोग को भी आया ना समझ में? हाँ, तो मेरे कन्फ्यूजन से आपका वो कन्फ्यूजन जो हो सकता था वो मैंने पहले ही दूर कर दिया। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से बेटा, जो मैं बोलना चाहता हूँ सुनिएगा ध्यान से। The N/Z ratio for stable nuclei found to be, जो मैं बोल रहा हूँ बेटा पहले आराम से सुनते रहो, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कभी भी न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको सही बता रहा हूँ, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं पैदा होगा। सर आता है, टेंशन नहीं है, मालूम है मुझे, बेसिक कंसेप्ट मेरा क्लियर है। फिर सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या हुआ बेटा कि चलो N/Z रेशियो फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई फाउंड टू बी 1 से 1.4 के बीच में, N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Z इज कॉल्ड द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बेटा, अब सोचिए जरा, फील करिए, अगर मैं बोलूं कि एक न्यूक्लियस के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रॉन हो गया, यानी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन बढ़ने से इलेक्ट्रिक फोर्स पर असर नहीं पड़ेगा, न्यूट्रॉन बढ़ने से न्यूक्लियर फोर्स पर असर पड़ जाएगा और न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो डिसबैलेंसिंग होती है, क्या होगी? या फिर
न्यूट्रॉन तो अपने लिमिट के अंदर ही है, प्रोटॉन मैंने लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दिया। प्रोटॉन बढ़ाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, लेकिन कहीं ऐसा हो कि प्रोटॉन के एक लिमिट के बाद आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट हो रहा है, तो जब रिपल्सिव डोमिनेंट होने लगेगा और अट्रैक्टिव कम लगेगा, तो एट दैट टाइम जब भी कभी डिसबैलेंसिंग होगी बेटा, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स में से कोई भी एक बड़ा और एक छोटा होगा, तो न्यूक्लियस हो जाएगा अनस्टेबल, एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई emits certain type of radiation, so called radioactive nuclei। बोलो क्लियर? यहां तक पहले लिखो फिर लिखवाता हूं। आराम से नहीं, न्यूट्रॉन बढ़ने से न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा न्यूट्रॉन तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, डिसबैलेंसिंग होगी, और डिसबैलेंस जहाँ होगा अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल न्यूक्लियाई सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशन निकालते हैं, सो कॉल्ड रेडियो एक्टिव। लिखिएगा, कुछ समझ आ रहा बच्चों? बात समझ में आ गई ना? मिटा दूं? देखिए, लिखिएगा बेटा, लिखिएगा स्टार मार करके, व्हेन न्यूक्लियर फोर्स, स्टार मार करके, व्हेन न्यूक्लियर फोर्स एंड electrostatic force do not balance each other, then the nucleus becomes unstable. The nucleus becomes unstable. The nucleus becomes unstable, and unstable nucleus emits certain type of radiation, so the nucleus is called radioactive. So the nucleus is called radioactive। बोलो बेटा, समझ में आया? रेडियोएक्टिव समझ में आया? और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जो रेडिएशंस निकालने की घटना होती है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। बोलो क्लियर? अब यहाँ पर सुनना बेटा, देखिए रेडियो एक्टिविटी में यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई। क्या N/Z वाली कहानी समझ में आ गई? यहाँ पर देखिए, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये Z है और ये N है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। भाई सुनो, सुनो, चाचा सुन, N है और ये क्या है? Z। सुनो, तो क्या होता है? देखो, S.C. वर्मा साहब पागल नहीं है। कभी आप S.C. वर्मा की बुक देखिएगा, पूरा एक पेज पर उन्होंने बड़ा सा ग्राफ खींचा N और Z का, पूरा एक पेज। आपको यकीन नहीं हो तो आप S.C. वर्मा देखना, उनका न्यूक्लियर फिजिक्स आखिरी चैप्टर है। अब पूरा एक पेज पर बड़ा सा ग्राफ बना दिया, तो वो पागल है क्या कि पूरा एक पेज का स्पेस दे रहे उस ग्राफ को? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है ये देखिए, ये लाइन है बेटा 45 डिग्री वाली लाइन। 45 डिग्री का मतलब होता है N बराबर Z, N और Z बराबर होगा। फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं बेटा, उनमें N और Z इक्वल होते हैं, यानी N/Z 1 होता है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियाई हैवी होते जाते हैं, वैसे वैसे ये जो स्टेबल रीजन है वो इस लाइन से डेविएट हो जाता है, और हमें इस तरह का एक स्टेबल रीजन मिलता है
ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे वह इसी रीजन में मिलेंगे। जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे इसमें एक आध दो अनस्टेबल भी होंगे, ऑब्वियसली। बात समझ में आ रही है? लेकिन स्टेबल न्यूक्लियाई इतने में ही मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। मैं बोलूँ ब्लू वाले स्टेबल हैं और लाल वाले अनस्टेबल हैं, तो कुछ लाल यहाँ पर गुजरेंगे, इधर उधर उधर प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन बाहर कोई भी ब्लू नहीं मिलेगा, सब लाल लाल मिलेगा, रेड रेड मिलेगा, सब के सब अनस्टेबल होंगे। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा स्टेबिलिटी रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबिलिटी रीजन। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी रीजन। दिस इज द स्टेबिलिटी रीजन। इसी में सारे स्टेबल न्यूक्लियाई मिलेंगे। कुछ इसमें रेड भी होंगे, ब्लू तो होंगे ही होंगे, रेड भी होंगे। वो रेड जैसे मान लो अनस्टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अनस्टेबल तो होंगे कुछ इसमें, लेकिन स्टेबल न्यूक्लियाई इस रीजन से बाहर नहीं होंगे। सो दैट्स वाई कॉल्ड स्टेबिलिटी रीजन। बोलो क्लियर हुआ? तो अगर आपसे कभी बोले लाइटर न्यूक्लियाई में स्टेबल न्यूक्लियाई है, तो आप बोलना यार एन और जेड का रेशियो 1 आता है लाइटर के केस में। अब वो रीजन वो पकड़ना नहीं है कि कितने न्यूक्लियस तक, कितने एटॉमिक नंबर तक, कितने वो नहीं पढ़ना है। एक ओवरऑल रफ आइडिया लेना है इस ग्राफ का। बोलो क्लियर? बनाओ इस ग्राफ को। शांत शांत बच्चों। मिटाया जाए। आराम से बच्चों, आराम से, आराम से। पढ़ाई एक बोझ है, भारीपन है ना, इसे ढोना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है, दो लोगों की शक्लें बताती है, बेचारे पढ़ना चाहते नहीं है, आना पड़ता है। एक आध मोमेंट में तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें। फिर टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता था भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। मिटा दे बेटा। देखिए सुनिए बेटा, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं बेटा, वो 3 प्रकार की रेडिएशंस निकलती हैं, है ना। तो देखिए रेडिएशंस इमिटेड फाउंड टू बी अल्फा, बीटा एंड गामा। सुनिए ध्यान से बेटा, हमें 3 तरह के रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मिलेंगे, रेडिएशन मिलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। कौन कौन? अल्फा, बीटा एंड गामा। मुंडी ऊपर करना, मुंडी ऊपर करना। इसमें क्या हुआ, सुनो ध्यान से बेटा। क्या हुआ कि ये मान लीजिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे रेडिएशन निकल रहा है, इसको आप लेड कैविटी में रख दीजिए, यानी कि लेड बताया था ना, गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्स-रे एंड रेडियो एक्टिव रेज। हाँ, अब इसको बेटा हम लोग ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच से निकालते हैं। ये मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट और ये मान लीजिए नेगेटिव प्लेट। क्या प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो देखा ये गया कि गामा पर कोई असर ही नहीं हो रहा, गामा सीधा सीधा निकल गया, यानी पता चला गामा पर कोई चार्ज है ही नहीं। उसके बाद इधर की तरफ बेटा देखो, जो इधर की तरफ गया उसे बीटा पार्टिकल कहा गया, इसमें नेगेटिव चार्ज है, और अल्फ़ा नेगेटिव की तरफ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा आप एक बात गौर करिए, अब एक बात गौर करिए, मैंने अल्फ़ा वाला कर्वेचर कम दिखाया, अब बीटा वाला कर्वेचर ज़्यादा दिखाया। अल्फ़ा में मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है, वो जिधर जा रहा है उधर ही जाना चाहता है, इसलिए कम डिफ्लेक्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है, वो तो फिराक में रहता है कि हमें कोई फोर्स तो लगा, फिर देख मैं मुड़ के दिखाता हूँ, और वो तुरंत मुड़ जाता है। बोलो क्लियर हुआ? ये बेटा सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बीच से गुजारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से। अगर कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बताएगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बताना सब लोग, ये रेडियो एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अब इसमें रेडिएशन निकल रहा है, गामा तो सीधा निकल जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं है। बताओ बेटा अल्फ़ा किधर की तरफ घूमेगा, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ?
तो देखिए ऐसे करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज की वेलोसिटी है, पॉजिटिव है तो इधर की तरफ, यानी अल्फा इधर की तरफ जाएगा और बीटा इधर की तरफ। बना लो बेटा। हाँ बोलो। हैं? इलेक्ट्रॉन है बे, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन और अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियस। बेटा शांत। अरे भाई ओ चाचा बहुत बात कर लिए यार, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो शर्म करो। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया नेशनल एग्ज़ाम है, जबड़ा तोड़वा के आओगे फिर ऐसे पढ़ोगे तो कहीं ये ना रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा ना, बहुत दुख होता है। और सबसे ज़्यादा मज़े पड़ोसी और रिलेटिव लेते हैं। पता है फेल हो गया फिर भी पूछेंगे हाँ भाई मार्क्स बताना ज़रा नीट के अंदर, जेई मेंस में ज़रा रैंक बताना, पता है कि नहीं हुआ फिर भी तीर चलाएंगे ही चलाएंगे। हाँ उनको भी बेटे की याद दिला देगा। ए शांत शांत शांत। बीटा जो होता है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड का 1% से लेकर 99% तक होता है। बीटा जो कि तेज गति से चलते हैं, लेकिन उसकी स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट तो हो नहीं पाएगी। उनकी स्पीड लाइट की स्पीड का 99% या फिर 1% तक वेरी करती है। गामा तो फोटॉन है बेटा, सी की स्पीड से चलती है, और अल्फ़ा तो बेचारा बहुत छोटा होगा, स्पीड बहुत कम है। मिटा दे बच्चों। देखिए बेटा, एक काम आपको करना होगा, मैं बताता हूँ क्या करना होगा, और वो सब लोग अगले क्लास में सब लोग लिख के लाएंगे, कॉपी में चेक करूँगा। क्या लिख के लाएंगे मैं बताता हूँ। सब लोग इसको लिख के लाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड, अच्छा सुनो सुनो, जैसे कैसे लिखना है ये सुनो। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, एक टेबल बनेगा ऐसे, इधर की तरफ ऐसे 4 ऐसे वर्टिकल लाइन खींचने हैं। शांत यार प्लीज़। उसके बाद इधर लिस्ट रहेगी प्रॉपर्टी, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। बेटा एक ही बार मेहनत करना है, फिर तो सीधा आपको पता है कहाँ कहाँ यूज़ होगा ये। आपको तो एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम तो देने ही हैं, और दोनों एग्ज़ाम, एक तो सब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम है जिसमें लिखने को आ जाएगा, और दूसरा ऑल इंडिया नेशनल कंपटीशन जिसमें कि आपको जो है कहीं भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आपको हर एक पॉइंट को बड़ा आराम से पढ़ना है और समझ के चलना है। सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टीज में जैसे कि चार्ज, चलो बताओ बेटा, चार्ज अल्फ़ा पर क्या होता है? +2e, प्रोटॉन के डबल। बीटा पर -e, इस पे मास बताइए, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका रेस्ट मास 0 होता है। फिर जैसे मान लीजिए स्पीड मैं लिख देता हूँ, स्पीड 2-3 पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आप घर पे जाके कुछ समझ सके कि अच्छा ऐसे से था। हाँ, स्पीड होता है 1.4 × 10⁷ से लेकर के 2.2 × 10⁷ तक के बीच में मीटर पर सेकेंड। ये होता है 1% ऑफ सी से लेकर के, स्पीड ऑफ लाइट से लेकर के 99% ऑफ सी, और ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। अच्छा पता है, 1 मिनट रुको,
नीट में क्या पूछा था। और अगर ये जिसलिए मैं बोलता बेटा जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो टू द क्वेश्चन ओरिएंटेड पूरा पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको इससे सवाल बनेगा ही बनेगा। क्या इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। एक सवाल आया था इसमें, और जानते हैं इसमें ये तो चार्ज है, ये मास है, और देखिए आप अगर नीट का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो आपको ये सवाल मिलेगा, और जिनको पढ़ा हुआ रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाएंगे, वरना बैठिए। पूछा था अल्फा रेडिएशन का अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। स्पेक्ट्रम 3 तरह का बताया था बेटा, कौन कौन, लाइन, बैंड और कंटिन्यूअस। तो देखिए एनर्जी स्पेक्ट्रम पूछा था, तो अल्फा का लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम या लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, इसमें लाइन दूर दूर होंगी, लाइन स्पेक्ट्रम। बीटा का होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखिए ये नहीं पता रहता है, अब जिसको पता था उसने नीट के एग्ज़ाम में बिल्कुल फोड़ कर रख दिया उसने, अरे भाई जानते हैं। इसका फिर से लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब देखिए ये जो है ये सब इम्पॉर्टेंट है, तभी तो मैं बता रहा हूँ कि भाई आप अगर इसको हल्के में लिए तो बेटा बस भरे एग्ज़ाम में आप अपना दांत दिखाते रहिएगा कि हमसे नहीं बना, बाहर आकर के अपने मम्मी पापा को हंस के हमसे नहीं हो रहा है। कौन सा बेटा, अब ये बेटा याद करने की चीज़ है, इसमें मैं रीज़न नहीं बताऊंगा, बस इतना याद रखिए अल्फ़ा पार्टिकल में अलग अलग स्पीड होती है हीलियम की, उनकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, उसका स्पेक्ट्रम लिया गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अलग अलग मिला। बीटा में डिफरेंट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, लगभग कंटिन्यूअस एनर्जी थी। है शांत रह लो, लिख लो, बाकी के 5-6 पॉइंट और लिख लेना बुकलेट से देख करके, या कोई भी किताब में मिल जाएगा। और अगर नहीं लिखोगे ना, जिस दिन धोखा होगा और आना यहाँ पे और दरवाजे से ही ना मेरे को दिख जाएगा कि ये सवाल पूछा था और मेरे को पता है कि मैंने पढ़ाया है, फिर तुम दरवाजे पे आओगे, वहीं एंट्री करते समय पूछूंगा हाँ बेटा बनाया था, और नहीं तो फिर वहीं पे गर्दन उड़ा दूंगा, बात ख़त्म। मैं गर्दन उड़ा दूंगा बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। अजय सिसोदिया गर्दन उसके हाथ में पड़ा, ले भाई पकड़ अपना गर्दन, क्या करना, किसी काम का तो है नहीं। मेरी नाक कटेगी तो तेरी गर्दन कटेगी, सीधी बात है। लोग बोलेंगे तुम्हारे कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, तो मैं बोलूँगा कम वक्तों को इतना पढ़ाया, कोई 2 ही 4 10 सिलेक्शन दिए, जबकि पूरा बैच पढ़ाया था ढंग से। लिखो भाई लिखो, लिख लिया बेटा, टाइम वाइम है, लिखिएगा बेटा पूरा, एकदम गिन रही है समय कि अब दुख की घड़ियां जाने वाली है, बस कुछ ही पल है ना, कुछ ही पल, उसके बाद अब कल देखी जाएगी, आज का तो निकल गया, बुरा वक्त है गुजर गया। मिटा दे बेटा, देखिए इसको बेटा, इस टेबल को कंप्लीट करना है आप सभी लोगों को, ठीक है। शांत अब यहां पर बेटा, शांत बेटा प्लीज। अब यहां पर बेटा एक डिस्प्लेसमेंट लॉ है, पहले सुनिए। अरे इतना चांटा मारे देखिए अब मैं आपको बताता हूं, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। सुनिएगा बेटा ध्यान से, अल्फा डीके। दरअसल क्या हुआ बेटा कि हम बोलते हैं न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। 3 तरह के रेडिएशन होते निकलते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। पहले बात तो ये कहा गया कि अल्फ़ा कैसे निकलता भाई, क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर कि अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाता है। बीटा, ऐसा क्या होता है कि बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है,
ये हमें मालूम है कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हम नहीं जानते हैं, अंदर क्या हो रहा है पूरी तरह से जानकारी नहीं है, हो तो रहा है कुछ, अल्फा निकल रहा है, रीजन सटीक ढूंढा गया, मुंडी ऊपर करना बेटा। कहा यह गया कि अल्फा डीके उसमें होता है जो सबसे पहली बात तो न्यूक्लियस पहले हैवी होगा, क्योंकि अल्फा निकलने का मतलब हीलियम न्यूक्लियस निकलना, एक साथ 4 लोग निकलना, पता चला जिसका मास नंबर 4 वो कभी अल्फा निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। तो पहली बात तो अल्फा डीके किस में होता है, लाइटर में या हैवी न्यूक्लियस में, हैवी न्यूक्लियस में, और वहां पर होगा बेटा जहां पर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स एकदम रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो एक साथ फिर 4 निकल पाते हैं। अब मुंडी पर करना, मेरी बात सुनना ध्यान से, इसके आगे हमें और अंदर घुस के नहीं पढ़ना है। हाँ कि चलो भाई न्यूक्लियस के अंदर, अब चलो चलो सब बताओ सर, इसके आगे अंदर और घुस के नहीं पढ़ना है कि अब अच्छा ठीक, हैवी ओके, रिपल्सिव फोर्स ओके, चलो और बताओ, अब इतना गए हो तो और अंदर डूबो, तो इतना नहीं डूबना है। मेरी बात सुनिए, जहाँ तक रेंज है वहाँ तक मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पर बेटा अगर आपसे बोले अल्फा डीके क्यों होता है, रीज़न इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट्स ओवर द न्यूक्लियर फोर्स। किस में होता है, हैवी न्यूक्लियस में होता है। जितने भी हैवी न्यूक्लियाई हैं अल्फा डीके, जिनमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा ऊपर हो जाएगा वो बाहर निकल के अल्फा डीके शो करेगा। अब सुनना बेटा, अल्फा डीके जब भी होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, हैवी न्यूक्लियाई shows alpha decay, शांत शांत, it occurs, ये तब होता है जब it occurs when repulsive force greater than अट्रैक्टिव फोर्स। सुनना आराम से, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब बेटा जो मैं बोल रहा हूँ क्या आप सुनने को तैयार हैं? हाँ, मुंडी ऊपर, मुंडी ऊपर, हाँ। क्या बोला, फिर से बोलना बेटा। When proton exceeds from its limit, क्यों नहीं होगा? जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में न्यूट्रॉन होना चाहिए 100 और प्रोटॉन का रेशियो मैंने बोला 75 होगा तो बैलेंस हो रहा है। अब 75 के बजाय 80 हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया, उतना न्यूक्लियर फोर्स नहीं बढ़ पाया जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया। तो, हाँ बिल्कुल से, शांत शांत, कहते हैं लोग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है, लेकिन वो 2 न्यूक्लियॉन के बीच में होता है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। यहाँ पर मैं केवल 2 पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन, 2 प्रोटॉन उठा लूँ, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लग रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन। तो जब ग्रुप में बात होती है तब ये बैलेंस कर लेते एक दूसरे को। नहीं आया समझ में? हम, हाँ बोलो। तो अल्फा डीके में क्या होता है, 2 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है। अगर केवल प्रोटॉन रह गया, निकल गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो दोनों को बैलेंस भी करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी इतना कम ना हो जाए, और जो न्यूक्लियर फोर्स है, पता चला 2 प्रोटॉन निकला तो न्यूक्लियर फोर्स उसके कंपैरेटिवली ये बड़ा हो गया तो फिर अनस्टेबल रह जाता है। अल्फा डीके में इकट्ठा, और सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनना बेटा, कभी भी 3 न्यूक्लियॉन कभी नहीं निकलेंगे जैसे कि 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो एनर्जी उतना मिल ही नहीं पाता, और वो एनर्जी से जब वो निकलते हैं तो ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अल्फा डीके में हमेशा प्रयास होता है जितना इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो उतना न्यूक्लियर फोर्स भी कम हो, थोड़ा बैलेंसिंग वाली सिचुएशन बने। अभी डिसबैलेंस है, केवल प्रोटॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन भी निकालते हैं। अब ये होता है बस।
देखो एक बात सुनो, अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो गया, तो अनस्टेबल हो गया ना दोस्त, अनस्टेबल हो गया, टर्बुलेंट मोड में आएगा न्यूक्लियस। वो टर्बुलेंट मोड का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, और इस केस में हम बोलते हैं न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। स्टेबल तब बोलते हैं जब बाहर और अंदर के फोर्स बैलेंस है और एकदम हम बोलते हैं क्लोजली पैक्ड। एक भी फोर्स अगर कम ज़्यादा हुआ बस हम बोलते हैं अनस्टेबल है। ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं चाहिए और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे को हमेशा बैलेंस करता रहे, यही प्रयास रहता है। और ये गड़बड़ जब होता है तो इस गड़बड़ को सही करने के लिए डीके होता है, एक गड़बड़ को सही करने के लिए डीके होता है। और डीके इस तरह से रूल फॉलो करता है कि भैया अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा है, अल्फा डीके हुआ, तो अपने आप वो सेट हो जाते हैं कि ताकि न्यूक्लियर और रिपल्सिव बैलेंस रहे। तो पहला कन्फ्यूज़न, बच्चे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है, कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो दो न्यूक्लियॉन के बीच में होता है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स में नहीं होगा। ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है, तो वो हमेशा अट्रैक्टिव रिपल्सिव बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? ये आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, अरे सर न्यूक्लियर फोर्स तो स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, फिर सर कैसे बैलेंस हो जा रहा है? वो दो न्यूक्लियॉन के बीच में बात हुई थी, वो दो, यहाँ पर हम क्या बात करें? ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आ रहा समझ में? ठीक है बेटा, बाकी बातें करते हैं कल।